केंद्रीय गृह मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पर गिनाई उपलब्धियां, कहा नए आपराधिक कानूनों से नूतन युग की शुरुआत, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में कमी। नेता प्रतिपक्ष ने बालू के अवैध कारोबार को बताया गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट, केंद्रीय जांच एजेंसियों से सख्त कार्रवाई की मांग, व्यापक जन जागरण का संकल्प। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 18 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, राज्य के वार्षिक बजट पर लोगों की नजर, स्पीकर का सुचारू संचालन पर फोकस। और रांची प्रेस क्लब मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताब के लिए टीम गंगा और स्वर्ण रेखा के बीच कांटे की टक्कर जारी, विधानसभा अध्यक्ष ने खेल भावना को सराहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि इस मेगा आयोजन से नई व्यावसायिक साझेदारियां, सहयोगी इकोसिस्टम और वैश्विक एआई नवाचार में भारत की भूमिका को मजबूत किया जा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ दुनिया में बदलाव ला रहा है, जिसका हिस्सा अब भारत भी बन चुका है। इसी तकनीक के भविष्य को दिशा देने के लिए भारत ने तैयार किया है एआई पर दुनिया का सबसे बड़ा मंच। आज से एआई के क्षेत्र में दुनिया को नई दिशा देने और नए मानक गढ़ने के लिए भारत विश्व को एक साथ एक मंच पर ले आया है। भारत की अगुवाई में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर से दिग्गज पहुंच रहे हैं। 16 से 20 फरवरी 2026 तक दिल्ली में हो रहे इस समिट के लिए दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडलों का भारत आना लगातार जारी है। 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से अधिक प्रमुख सीईओ और सीएक्सओ और 100 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की भागीदारी नजर आएगी। दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन ये तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेगी। एआई से जो डिसरप्शन हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में एआई और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनिया भर के टेक लीडर्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एआई शिखर सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, बोलीविया के उपराष्ट्रपति एडमंड लारा मोंटानो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दा सिल्वा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों, ग्रीस के प्रधानमंत्री करियाकोस मित्सोटाकिस, गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्झास बेक्टेनोव, लिक्टेनस्टीन रियासत के वंशानुगत राजकुमार एलोइस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजोन, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका, सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पेल्ले, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ,
और संयुक्त अरब अमीरात से क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उद्योग जगत की सहभागिता भी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन 10 हॉल्स में 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें स्टार्टअप, कॉरपोरेट, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय और संगठन, 19 से अधिक राज्यों और 10 से अधिक देशों के राज्य और देश के पवेलियन सहित 400 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं और 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी की उम्मीद है। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि ये केवल जोखिमों की बात नहीं करेगा, बल्कि ये दिखाएगा भी कि एआई कैसे दुनिया भर में बदलाव ला सकता है। अब तक के 4 वैश्विक सम्मेलनों में इसे सबसे बड़ा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में हिस्सा लेने आ रहे विश्व के नेताओं का स्वागत किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एआई समिट की मेजबानी विश्व को एक मंच पर लाने की सार्थक पहल रही है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके विश्व नेताओं का इस समिट में स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि एआई पर चर्चा के लिए दुनिया को एक साथ लाना आज से भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। मैं इस समिट के लिए दुनिया भर के नेताओं, इंडस्ट्री के प्रमुखों, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, शोधकर्ता और तकनीक के शौकीनों का दिल से स्वागत करता हूं। समिट की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए खुशी। ये मानव केंद्रित प्रगति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के हमारे साझा कमिटमेंट को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि इस समिट से विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग को नया आयाम मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि एआई आज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस और एंटरप्राइज जैसे कई एक सेक्टर में बदलाव लेकर आ रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट एआई के अलग अलग पहलुओं जैसे कि इनोवेशन, कोलैबोरेशन, जिम्मेदारी से इस्तेमाल और भी बहुत कुछ दुनिया भर में बातचीत को बेहतर बनाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि समिट के नतीजे एक ऐसे भविष्य को बनाने में मदद करेंगे जो कि प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और मौकों पर आधारित हो। देश दुनिया में इन दिनों एआई की धमक दिख रही है। केंद्र सरकार की पहल पर शुरू हुआ एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज कैंपेन अब राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया है। एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ साथ मानवता के हित में करने को लेकर, यानी भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल का वैश्विक उदाहरण भी बन रहा है। और इस अभियान का लक्ष्य 24 घंटे में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी है। भागीदार http://ai-pledge.india.ai.gov.in पर जाकर प्रतिज्ञा ले सकते हैं और डिजिटल मान्यता बैज प्राप्त कर सकते हैं। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को एआई के नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार उपयोग के लिए जागरूक करना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तहत आयोजित इस अभियान से भारत की विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी क्षमता में नया मापदंड स्थापित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश ने आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों से न्याय व्यवस्था में नए युग का सूत्रपात हुआ है। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस का आज 79वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटूट समर्पण के साथ कर्मियों ने जनता की सेवा और सुरक्षा में अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं। गृह मंत्री ने कर्तव्य की राह में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए यहां इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बना है। यह हेडक्वार्टर नारकोटिक्स और आतंकवाद से निपटने का सेंटर बनेगा। माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। सत्र में सरकार द्वारा 24 फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का सदन के सुचारू संचालन पर फोकस है, ताकि बजट सत्र का समय लोकहित और विकास को समर्पित हो सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति का पारा और उम्मीदवारों की उम्मीद इन दिनों परवान चढ़ रही है। चुनावी रणक्षेत्र फतेह करने के लिए सभी प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। राजनीतिक दल भी समर्थित उम्मीदवारों की बेहतरनी पार कराने के लिए कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री तथा रांची के सांसद संजय सेठ और सांसद दीपक प्रकाश ने रांची में आज प्रेस वार्ता कर समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। जो संकेत आ रहे हैं वह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार नाम के अनुकूल अंधकार को खत्म करने वाली रोशनी खलको जी चुनाव जीतती नजर आ रही। दलीय आधार पर चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, डरी सहमी भागी हुई सरकार हेमंत सोरेन की सरकार नजर आई, इसलिए दलीय आधार पर चुनाव नहीं कर। लेकिन उससे भी ज्यादा जो वोटर जो लिस्ट है, वोटर का जो मतदाता सूची है, एक एक घर के अंदर बाप को दूसरे वार्ड में, बेटे को दूसरे वार्ड में, एक ही परिवार में, एक ही घर में, अलग अलग वार्डों में सबको मतदाता बनाने का काम किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी की आधार। निकाय चुनाव को लेकर रांची से लेकर संथाल परगना तक लोकतंत्र के महापर्व का रंग दिख रहा है। पाकुड़ में भी चुनावी बसात बिछ चुकी है। उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर आशान्वित हैं। पार्टियां भी माहौल बनाने में जुटी है। पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के कुल 37,033 मतदाता इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 18,677 महिला और 18,356 पुरुष मतदाता शामिल हैं। चुनावी मैदान में 89 वार्ड पार्षद और 10 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशासन की ओर से सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राउंड द क्लॉक 4 पालियों में गश्ती चेकिंग कर रही हैं और अभी तक कोई भी ऐसी बहुत बड़ी कोई हम लोग अवहेलना नहीं आई है। और 23 तारीख की हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं, ट्रेनिंग्स चल रही हैं उपायुक्त महोदय के निर्देशन अनुसार। सारी तैयारियां हैं, मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से यहाँ पे नगर निकाय के चुनाव होंगे। पाकुड़ जिले में आज द्वितीय चरण का पोलिंग पार्टी का यहाँ पर प्रशिक्षण प्रशासन की ओर से मास्टर ट्रेनर के द्वारा दी जा रही है, जिसमें जितनी भी पोलिंग पार्टी हमारे P1, P2, P3, P4 सारे मौजूद हैं, अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस बार चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन राजनीतिक दलों का समर्थन उम्मीदवारों के साथ दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पाकुड़ दौरे के बाद चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। शहरी मतदाता बिजली, पानी, जल निकासी, सड़क जाम और साफ सफाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दल का इनको समर्थन, सब आए थे कि कार्यकर्ता को भी
हुई। संपा शाह जी को जिताने में दल के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे। चुनाव इस बार लड़ेंगी, वो मैदान में हैं और हम लोग को लगता है कि इस सीट को हम लोग जीतने का रणनीति बनाए हैं और सभी कार्यकर्ता हमारे मैदान में हैं। पाकुड़ नगर निकाय चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जहां प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, वहीं प्रशासन निष्पक्ष और बाधा रहित चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों I'm here। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस बार किसकी हवा? किसी की रहे, हमें क्या? अरे शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी है। और क्या? अब ये बताएंगे। पानी, सफाई, सड़क, रोशनी, हर सुविधा की बुनियाद है तुम्हारा एक वोट। बाद में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा बाबा, शिकायत नहीं, इस बार पक्का वोट करूंगी। ये हुई ना बात, एक कप चाय मेरे तरफ से। आपके सिर्फ एक दिन की जागरूकता झारखंड के सालों का भविष्य तय करती है। आइए जिम्मेदार नागरिक बने, नगर निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। इस बार कोई बहाना नहीं, 23 फरवरी को वोट देने जरूर जाएं। विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में देश में विकास और विरासत के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। धर्म और अध्यात्म के लिहाज से बीते 11 से 12 वर्ष पुनर्जागरण काल जैसे रहे हैं। पीएम मोदी पिछले 12 वर्षों से सभ्यगत चेतना की पुनर्स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में अनेक बाधाएं हैं, पर पीएम मोदी ने निरंतर इस कार्य पर डटे रहकर सनातन और भारतीय परंपराओं को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। उनकी यह पहल केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की अहमियत को महसूस कराया है।
पीएम मोदी का मानना है कि भारत की प्राचीन धरोहर, ज्ञान और परंपराओं को सम्मान देकर ही हम एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भारत में किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की जाती है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को अपने सार्वजनिक जीवन में न केवल अपनाया है बल्कि उसे हर कदम पर महत्व दिया है। हाल में ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान गणेश की पूजा कर भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को सम्मानित किया। इस कदम से न केवल धार्मिक आस्था का आदान प्रदान हुआ बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक चेतना को फिर से जीवित करने का एक प्रयास था। विपक्षी दलों के आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी दिखावे के लिए पूजा पाठ नहीं की। पीएम के इन कदमों पर कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के नेता टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उनका आरोप रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं को लुभाने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन पीएम मोदी आज स्वाधीन भारत के इतिहास में वो ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई देते हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का न केवल दिन रात प्रयत्न किया है बल्कि उससे बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल अपने प्राचीन सिद्धांतों को अपनाया है और सम्मानित किया है बल्कि दोबारा वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत भी किया है। यह प्रेरणा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी जड़ों की ओर लौटने की एक नई जागरूकता का कारण बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों ने भारत को केवल सांस्कृतिक रूप से ही सशक्त नहीं किया बल्कि एक नई शक्ति और समृद्धि की दिशा भी दिखाई है। केंद्र सरकार देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयत्नशील है। इसी दिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोगों के लिए वरदान बन चुका है। इस योजना के तहत रांची के सदर अस्पताल में हुए इलाज से शीला चटर्जी को हर्पेज की पीड़ा से काफी राहत मिली है। चटर्जी की 86 वर्षीय माता शीला चटर्जी कॉर्निक डिजीज हर्पीज से पीड़ित हैं। उनका इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रांची के सदर अस्पताल में चल रहा है। कल्लौद चटर्जी ने कहा कि आयुष्मान भारत और सदर अस्पताल की सेवा भावना ने उनकी मां की पीड़ा को काफी कम कर दिया है ना सर, बूंदी बूंदी बीमारी होता है, ये मुंह में पूरा हो गया था, हर्पीज होता है वो हो गया था। तो उसके बाद सर इनको लेके यहाँ पर आए तो हमको सर बहुत फैसिलिटी मिल रहा है आयुष्मान कार्ड से। हमको मैंने कोई परेशानी नहीं है। आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं है उनको लिए तो बहुत परेशानी है, लेकिन मेरे पास है। जो इनके पास नहीं है वो जाके जरूर कराए आयुष्मान कार्ड। कल्लौद चटर्जी बताते हैं कि अगर आयुष्मान भारत का सहारा न मिला होता तो वो अपनी मां का इलाज नहीं करा पाते। उन्होंने आयुष्मान भारत जैसे हितकारी योजना लाने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। बहुत बहुत बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। ये हम लोग के लिए, गरीब के लिए जो किए हैं, गरीब को जिंदा रखने के लिए। नहीं तो फिर घर द्वार बेच के प्रधानमंत्री जी के नहीं करते तो घर द्वार बेच के आदमी को करने पड़ता। रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने जरूरतमंदों को आयुष्मान कार्ड बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके तहत इलाज निःशुल्क होता है और कोई अतिरिक्त प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं होती। जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं और हमारे यहाँ हर दिन आयुष्मान कार्ड बनता भी है तो उनको यहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। सदर अस्पताल रांची में आयुष्मान कार्ड धारकों का, गरीब रोगियों का एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, इसलिए उन्हें यहाँ इसका फायदा उठाना चाहिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में देशवासियों को केंद्र सरकार की देन है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची प्रेस क्लब मीडिया कप क्रिकेट का खिताब टीम स्वर्णरेखा ने जीत लिया है। आज जो खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम स्वर्णरेखा ने एक कांटे के संघर्ष में टीम गंगा को 7 रन से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टीम स्वर्णरेखा ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए थे। विजय कुमार ने
49 और शिवराम ने 35 रनों का योगदान दिया। जवाबी पारी खेलने उतरी टीम गंगा ने भी उम्दा खेल दिखाया। आखिरी ओवर तक मैच का रोमांच बना रहा। अंतिम ओवर में हालांकि टीम गंगा लक्ष्य से 7 रन दूर रही और खिताब टीम स्वर्ण रेखा ने जीत लिया। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की और प्रतियोगिता आयोजन के लिए रांची प्रेस क्लब की प्रशंसा की। पूरा देश और दुनिया के लोग मैचों पे अपना नज़र और दिमाग लगा के रखे थे। अंततोगत्वा जीत हम लोगों का हासिल हुआ और इस जीत के जश्न भी है और पत्रकार बंधुओं का मन के अंदर में ये एक जज्बा भी है। T20 विश्व कप में आज भी लीग चरण के मुकाबले हो रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। T20 विश्व कप में आज पहला मुकाबला अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने एक बदलाव करते हुए फजल हक फारूकी की जगह जियाउर रहमान को एकादश में शामिल किया है। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। T20 विश्व कप में आज के दिन दूसरा मैच इंग्लैंड और इटली के बीच खेला जाएगा। मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा। इंग्लैंड आज हारा तो उसका सुपर 8 में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इस लिहाज से मुकाबला टीम के लिए अहम है। इटली के लिए भी आज जीत बहुत जरूरी है। वहीं T20 विश्व कप में आज का तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका के पलेकेले स्टेडियम में शाम 7 बजे से ये मैच शुरू होगा। जिम्बाब्वे से मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करना चाहेगी। दूसरी ओर श्रीलंका अपने दोनों मुकाबले जीतकर ग्रुप बी के अंक तालिका में नंबर 1 पोजीशन पर है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट के इतिहास में ये भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम लगातार 3 जीत के साथ ग्रुप ए की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पर गिनाई उपलब्धियां, कहा नए आपराधिक कानूनों से नूतन युग की शुरुआत, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में कमी। नेता प्रतिपक्ष ने बालू के अवैध कारोबार को बताया गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट, केंद्रीय जांच एजेंसियों से सख्त कार्रवाई की मांग, व्यापक जन जागरण का संकल्प। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 18 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, राज्य के वार्षिक बजट पर लोगों की नजर, स्पीकर का सुचारू संचालन पर फोकस। और टीम स्वर्ण रेखा ने जीता रांची प्रेस क्लब मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब, फाइनल में टीम गंगा को किया पराजित, विधानसभा अध्यक्ष ने खेल भावना को सराहा।